All right, welcome everyone. Uh, this is this is a new video, obviously. Okay, so as you are aware already, that currently I am running a course on करंट अफेयर्स और ये कोई नॉर्मल करंट अफेयर कोर्स नहीं है जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है दिस इज बेसिकली फॉर दोज who are preparing for any exam and not just exam but preparing for answer writing when it comes to current affairs and also for those who don't have time to read newspaper but want to stay updated with the all debates going on in news. सी मेन स्ट्रीम मीडिया ये नॉलेज नहीं देता है हम अगर हमें लगे कि हम कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं दैट इज इनफ तो नहीं मेरे दोस्त वो आपको नॉलेज नहीं देते वो आपको कंटेंट देते हैं नॉलेज आपको मिलती है न्यूज़पेपर पढ़ने से और थोड़ा बहुत कंटेंट कंज्यूम करने से विच इज़ जो कुछ ही ऐसे चैनल्स हैं जो कि रियल कंटेंट देते हैं. Okay, so without wasting any further time and lecture बाजी, let's get started. And so आज का आपने देखा ही होगा भाई हमारा टॉपिक सिंपल है कि भाई एक रुपये की कीमत सॉरी एक डॉलर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू नहीं हम जानते हैं एक डॉलर की कीमत हो गई है 90 रुपए. ठीक है. दिस इज व्हाट $1 कॉस्ट इन इंडिया which is a concerning point but माय पॉइंट इज कि क्यों हमेशा ऐसा बताया जाता है कि यार मतलब इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स होंगे दैट कैन रिलेट कि अगर आपका रुपी डेप्रिशिएट करता है या कोई भी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो उसके एक्सपोर्ट्स फायदा एक्सपोर्ट्स को फायदा मिलता है राइट. और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन एजेंडा यही है कि आई वांट टू डीबंक दिस myth. This is not true. This is a very half truth which is being taught in our economics books and theories. Yeah, this is a very half truth. This is not a full truth. और इंडिया जैसी कंट्री में तो बिल्कुल नहीं. Let's understand this with the core idea. Okay. Okay. तो ये बेसिकली पढ़ाया जाता है. दिस इज अ रीकैप कि जब भी कभी रुपी डेप्रिशिएट करता है तो जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ जाते हैं राइट. यही पढ़ाया जाता है. ओके. और export become cheaper and Indian good and services cost less for foreign buyers in their local currency इसलिए बढ़ जाता है. डिमांड इंक्रीज हो जाती है और याडा 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 आपके एक्सपोर्ट बूस्ट करते हैं. ठीक है. कम इकोनॉमी को फायदा होता है ऐसा पढ़ाया जाता है किताबों में. ओके. कई बार आरबीआई नो जानबूझ के करती है अपने अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट. ठीक है. टू बेसिकली increase the export of the economy. ठीक है. बट ऐसा हमेशा सच नहीं है जैसे मैंने बताया. ठीक है. दिस थ्योरी इज बैक्ड बाय इकोनॉमिक मॉडल. ये दो थ्योरीज हैं और इस थ्योरी पे ये किताबों में लिखा गया है. ठीक है. मार्शल लर्नर की कंडीशन क्या बोलती है कि दैट states that the currency depreciate will only improve the trade balance. ठीक है. ट्रेड बैलेंस तो इम्प्रूव कर देगा. कंट्री का इंपोर्ट बढ़ा हुआ है. ठीक है. और एक्सपोर्ट कम है तो आपका एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. तो इसलिए कई बार ही अपनी आरबीआई जो है फेडरल बैंक्स जो हैं अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करते हैं ट्रेड बैलेंस को इंश्योर करने के लिए. इफ द सम ऑफ द प्राइस elasticities of demand for export and import is greater than 1. ठीक है. तो एक 1 से ज़्यादा होना चाहिए. 1 से कम होगा तो देयर विल बी अ ट्रेड बैलेंस. दिस इज व्हाट मार्शल लर्नर्स हैव टू से. दिस इज द थ्योरी ऑफ मार्शल लर्नर. जे कर्व क्या बोलता है? J curve suggests that the country's trade balance may initially worsen following a depreciation before it improves as import contracts are priced in foreign currencies while export volumes take time to adjust.
पहले तो वो मतलब बोलते हैं जब भी कोई करेंसी गिरती है तो पहले तो वो वर्स ही होती है, राइट? आपका कंडीशन वर्स होती है, फिर बाद में इंक्रीज करता है टाइम के साथ साथ, क्योंकि आपकी डिमांड उस टाइम पे है नहीं ना इतनी। फिर आप लोगों को आपके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, देन दे गेट टू नो कि हाँ दिस 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 कंट्री हैज अ गुड प्रोडक्ट, तो लेट्स यूज देम एंड दे आर चीप एज वेल। तो this is called J curve, right? So this is two theories. Empirical work for India does show that the rupee depreciation can improve the trade balance, at least over the medium term when these conditions hold. Okay? लेकिन लेकिन ये जो स्टोरी है जो हमें बुक्स में पढ़ाई जाती है, इट्स वेरी dangerously incomplete. Why this is dangerously incomplete? Let's understand that, because India is a net importer country. Okay, because इंडिया में 2024 की बात करें, तो सिर्फ 2024 में आपका इंपोर्ट था 700 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का, राइट? वेयर एज एक्सपोर्ट 2024 में हमारे कितने थे? सिर्फ 430 बिलियन डॉलर। कितना ज्यादा ह्यूज गैप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट? That is why India runs a large persistent trade deficit. Any currency effect on export is immediately counteracted by the much large opposing effect on import bill. ठीक है? तो import ज़्यादा कर रही है, export कम कर रही है। तो अब अब import करती क्या है? हमारी जो कंट्री है इतना import कर क्या रही है? Let's understand that. सो एसेंशियल इनपुट्स इंपोर्ट करती है इंडिया, जो कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल है, ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग आवर एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक के लिए तो क्रिटिकल है ही है, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, जिस पे हम चौड़े हो रहे हैं कि हाँ वो बढ़ जाएंगे, अरे उसके लिए भी रॉ मटेरियल हमें बाहर से इंपोर्ट ही करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, सबसे क्रूशल, दैट इज योर क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। ठीक है? 80 से 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड जो है इंडिया की, वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। देन कम्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट, देन कम्स मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स, देन कम्स केमिकल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है? ये सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बल्कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जब रुपी वीक हो जाता है, ठीक है, महंगा हो जाता है एज कंपेयर टू, सॉरी सस्ता हो जाता है एज कंपेयर टू डॉलर, तो इट डायरेक्टली इन्फ्लेट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। वाई? जब रुपी डेप्रिशिएट किया तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ गया। ठीक है? रॉ मटेरियल अब महंगे हो गए, 5 रुपए की चीज अब 10 रुपए की होने लग गई। फ्यूल, ऑयल, ये सब लॉजिस्टिक्स में जो आपका ऑयल आता है, ठीक है, उसमें मतलब लॉजिस्टिक्स जो होता है वो ऑयल से ही तो होगा ना। मतलब अगर आप एक गुड को एक जगह से दूसरी जगह पे भी पहुंचा रहे हो तो यू नीड ऑयल, पेट्रोलियम फॉर दैट। बट अगर वो महंगा हो जाएगा तो अगेन आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट? डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका जो है अब कॉस्ट इंक्रीज हो चुका है बिकॉज ऑफ डोमिनेटेड रूपी। अब जो प्रोड्यूसर्स का जो मार्जिन है, लाइक पहले अगर एक टॉफी बेचने पे एक टॉफी बेचने पे प्रोड्यूसर को 5 रुपए मिलते थे, ठीक है, क्योंकि उसका कॉस्ट था 1 रुपया। ठीक है? 1 रुपये में बना रहा था तो 4 रुपए का प्रॉफिट था। अब वही कॉस्ट जो है डबल हो गया है, 2 रुपए का हो गया है। अब 5 - 2 तो उसका प्रॉफिट कितना बचा? 3 रुपए। कम हो गया ना, मार्जिन कम हो गए, राइट? तो दिस इज व्हाट इट इज, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आर द की सेक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्टेड बाय दिस रुपी, वीकनिंग ऑफ रुपी, राइट? सबसे पहले है इंजीनियरिंग, बिकॉज इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा रिलाई करती है इम्पोर्टेड स्पेशलिटी मेटल्स एंड कंपोनेंट्स पे, राइट? फिर आते हैं हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज, जो कि रिलाई करते हैं इम्पोर्टेड फीड स्टॉक एंड रीजेंट्स पे। फिर आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हेवीली डिपेंड करते हैं ऑन द ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर चिप्स एंड पार्ट। फिर आते हैं हमारे सर्विस सेक्टर, जो कि हमारे
इम्पोर्टेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे रिलाई करते हैं. Higher input cost plus high shippings and financing cost can offset or even outweigh the price advantage from the weaker rupee. मतलब जितना फायदा नहीं होगा ना उतना ज्यादा तो नुकसान नुकसान हो जाएगा भाई. कहने का मतलब ये है. लेकिन इसके तीन रूल्स हैं, इसके तीन कंडीशन हैं अगर किसी कंट्री को बेनिफिट उठाना है डिप्रिसिएशन का. तो देयर शुड बी दीज थ्री कंडीशन दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड. पहला क्या है भाई? पहला है कि आपकी जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो होनी चाहिए इलास्टिक, यानी कि आपका जो फॉरेन बायर्स है मस्ट बी हाईली सेंसिटिव टू द प्राइस चेंजेस एंड एबल टू स्विच सप्लायर इजीली. अगर ऐसा, अगर सपोज मैं चावल बेचता हूँ इंडिया से अमेरिका में, एंड अमेरिकन्स को मतलब बेसिकली प्राइस से मैटर नहीं करता, उनको क्वालिटी से मैटर करता है ना. दे शुड बी प्राइस सेंसिटिव. ओके. अगर क्वालिटी सेंसिटिव होंगे तो दे विल नॉट बाय इंडियन प्रोडक्ट्स बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड एज लो क्वालिटी as compared to American rice or product. So yes, there should be elastic export demand. Then second condition is low import dependency. India के जो manufacturers हैं they should not be dependent on imports for their raw material needs, right? They should be self sufficient. हमारे इंडिया में raw materials available होने चाहिए, resources available होने चाहिए. They should not be import dependent, right, to manufacture the goods and services here. Then comes the third, microeconomic stability. Like कि अगर depreciate कर दिया रुपी को तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इन्फ्लेशन भागने लग जाएगा, है ना, प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे हर चीज के. तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कुशनिंग इन द इकोनॉमी. लाइक अगर कुछ इम्पैक्ट हुआ है डिप्रिसिएशन का तो दैट शुड नॉट अफेक्ट मच ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in the domestic market. So these are the three conditions which are necessary if you want to take the advantage of depreciation. But India के केस में ये तीनों ही कंडीशन फेल होती हैं, राइट, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग बिकॉज इंडिया की कोई खास डिमांड नहीं है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्फेयर में. इंडियन प्रोडक्ट्स को कोई ज़्यादा खास मांगता नहीं है, राइट, क्वालिटी की वजह से ना. तो सो अमीर लोगों को सिर्फ प्राइस नहीं क्वालिटी भी चाहिए होती है. सो लो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी. अब इम्पोर्ट डिपेंडेंसी तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ जैसे मैंने बताया कि भाई चिप्स, सॉफ्टवेयर, आपका ऑयल, हर चीज़ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं. तो देर इज़ अ ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन द फॉर द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. तीसरा है माइक्रो स्टेबिलिटी की बात करें तो जैसे ही रुपी वीक होता है तो डायरेक्टली फ्यूल करता है ये चीज़ इन्फ्लेशन को बाय मेकिंग imported energy and goods more expensive, potentially forcing reactive interest rate hikes. ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाते हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ता है. तो सब कुछ महंगा हो जाता है यार. बिजनेस को चलाने के लिए कई बार पैसा भी चाहिए होता है, लोन भी चाहिए होता है. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए इन्फ्लेशन की वजह से तो वो भी बहुत महंगे, लोन्स भी बहुत महंगे हो जाते हैं. सो दिस बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट्स इन द इकोनॉमी है. ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, इसको बोलेंगे हम स्क्वीजिंग इफेक्ट है, राइट, कंप्रेसिंग इफेक्ट. एक्सपैंड नहीं कर रही इकोनॉमी, स्क्वीज कर रही है. ओके. Okay, India's current economic structure means that negative consequences of depreciation are amplified while the benefits are constrained. Benefit इतने नहीं है, but negative consequences ज़्यादा बढ़ रहे हैं. Okay, this is what it is. And जो cost है वो outweigh करता है benefit को. ठीक है. The potential for higher exports volume in the price sensitive sector. अब कौन्स हैं यहाँ पे हमारे कि प्रोज तो बस एक ही है भाई, आप देख सकते हो, है ना. हायर हायर कॉस्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ जाएगा प्राइस सेंसिटिव सेक्टर्स में. लेकिन कौन अगर देखें तो हायर कॉस्ट फॉर 700 बिलियन डॉलर्स इम्पोर्ट बिल के लिए अब ज़्यादा. अब अब सोचो
90 है, इसको 90 वो कर दो यार, 90 रुपए से कर दो। कितना होगा, मैं मैथ्स नहीं कर सकता, आप कर लो भाई। इतना पे करना पड़ेगा अब इंडिया को इस बिल के लिए। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, स्क्वीज्ड मार्जिन्स ऑफ एक्सपोर्टर, हम बात कर चुके हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर स्पेशली एनर्जी पे, पोटेंशियल फॉर वाइड ट्रेड डेफिसिट इन रुपी टर्म्स में अगर बात करें तो ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, ओके। क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो महंगा हो गया ना, तो ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ेगा ही, राइट। ओके, again ending with a very nice good quote that Indian rupee depreciation does not automatically make India richer through export. India export most of its energy and many key inputs, so a weaker rupee often raises production and inflation faster than it raises export volume. The net effect on base business can be adverse even if some exporter gains. ठीक है, so this is something that you can include in your answers. You can include your in your conclusions, right? This will fetch you a good marks. और थोड़ा सा आर्टिस्टिक लगता है। लिखा करो ऐसे कोड्स, मजेदार है। ओके, बियॉन्ड करेंसी द पाथ टू सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिवनेस, ये एक वे फॉरवर्ड आप दे सकते हो। लाइक इंडिया को अगर मतलब ग्रो करना है तो रुपी को वीकर करके नहीं, बल्कि एक ऐसी इकोनॉमी बनानी पड़ेगी जहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन एंड वैल्यू एडिशन होना चाहिए भाई। कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो इकोनॉमी के अंदर, इनोवेशन में कुछ चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग में घुसो, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करो, बूस्ट करो, ताकि रॉ मटेरियल भी इंडिया अपने यहाँ पे बना सके। एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, सो दैट वी कैन एक्सप्लोर और mine the important raw materials and resources, minerals, whatnot. Deepening integrate up deepening integration into global value chain on more favorable terms, right? अब ग्लोबल वैल्यू चेन में अगर आप घुस रहे हो तो कुछ जैसे WTO की ग्लोबल टर्म्स होती हैं, तो इट शुड बी फेवरेबल to your country, right? Not their country, because you are a developing country. So India needs to think like that. They should be in a position to negotiate with the developed countries, because हमारे फेवरल हमारे टर्म्स में अगर होगी deal, so that will benefit the economy as a whole. So yeah, this is it. This was a lecture. I hope you liked it. And if you liked it, please subscribe to the channel, and आप बाकी वीडियोस भी देखो जो कि मैं डाल चुका हूँ। और this is a new channel, so please share it with your friends who are preparing or want to stay updated, aware, and they want to uh, develop a different perspective altogether, not just a newspaper reporting और न्यूज़ रिपोर्टिंग टाइप का ये कोई करंट अफेयर नहीं है। it's a very perspective building course that I'm you know launching here. So I hope this helps, and please stay tuned. अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो you can join my telegram channel. ये PDF चाहिए, सॉरी, तो you can join my telegram channel. The link will you will get in the डिस्क्रिप्शन, राइट। सो या और भी ऐसी कोर्सेज मैं निकालूंगा। और स्टिल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।